सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफॉर्मेटिव स्टडी। आज हम करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। हालांकि इस साल 30% का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो रिमूव हो चुके हैं, बट उन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेटेड है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सीरीज़ है, वन शॉट में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फास्ट ट्रैक सीरीज़ वन शॉट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन बिल्कुल ध्यान से करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। ये एग्जैक्टली ह्यूमन आई होती क्या है। तो ये एक सेंस ऑर्गन है। जैसे हमारे पास सेंस होते हैं ना, स्मेल करने के, सुनने के, फील करने के, तो ये भी एक क्या है, एक तरह का किसी भी चीज़ों को देखने का एक सेंस ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है हमें किसमें, चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये कहाँ पे फिट होता है, हमारे स्कल्स में फिट होता है। हमारे जो स्कल्स होते हैं, यानी जो हमारा हेड होता है, इसके जो बोन्स होते हैं स्कल में, वहाँ पर ये दो बॉल्स की तरह सेट होते हैं। डायमीटर की बात करें अगर ह्यूमन आई की, तो ये 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है इनका। सो ये तो एक ब्रीफ डिटेल थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली ह्यूमन आई एग्जैक्टली होती क्या है, बट इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले आता है हमारे पास कॉर्निया। हालांकि इसकी लेवलिंग करना एक फिगर पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पार्ट्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जो इनकी लेवलिंग है किसी एक फिगर पे, वो भी मैं नीचे अभी एक्सप्लेन करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले तो बात करें तो ये आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। सबसे पहली चीज आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसका काम ये होता है कि जितनी भी लाइट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर आए ताकि हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो। बात समझ में आई। ज़्यादा लाइट्स का मतलब ये नहीं होता कि फ्लैश की तरह बिल्कुल लाइट हमारे आइज़ के अंदर ये ड्रॉप करता है, ऐसा नहीं होता। लाइट्स का मतलब एग्जैक्टली होता है कि जितना भी ज़्यादा चीज़ें हमें दिख रही है, मेरे सामने जितनी भी चीज़ दिख रही हैं, तुम्हें जो चीज़ें दिख रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी में तुम्हारी आंखों के अंदर आए ताकि तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल क्लियर ही दिखाई दे। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ कॉर्निया और ये सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है लेंस। पहली बात तो ये फाइब्रस होता है, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। जो हमारे पास लेंस होता है, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है, इवन तो मार्केट में भी जो लेंस आते हैं ना, कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, तो उनको भी टच करके देखोगे तो वो भी जेली की तरह स्ट्रक्चर होता है उनका। सो एग्जैक्टली जो लेंस होता है ये फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, ये फोकस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्या करता है, हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करता है। क्योंकि लेंस हमें, जैसे सपोज करो ये पेन है, इस पेन का हेड ये है और टो ये है, तो जब ये आंखों पे मेरे रिफ्लेक्शन होगी ना, जिसको मैं जब मेरी आंखों के रेटिना पे जब ये प्रिंट बन रहा होगा रेटिना पे, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा और जब वो मेरे ब्रेन तक जाएगा तब ब्रेन उसको सीधा करके देखेगा। मतलब हर वो चीज़ जो हम देखते हैं वो लेंस की वजह से रियल और इन्वर्टेड हो जाती है। क्लियर है ये चीज़। आगे बात करते हैं आयरिस की। हालांकि तुम सबने नाम सुना होगा, आयरिस स्कैनर तुम सबके मोबाइलों में अब आने लगे हैं। सो आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रेम। ये क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्रेम होता है। ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल कभी कभी सिंक होती है, कभी कभी स्ट्रेच होती है, सब इसके साइज को कंट्रोल करके रखता है। अब बात कर लेते हैं ये प्यूपिल क्या होती है। सबसे पहली बात, ये हमारी आइज की विंडो होती है, कह सकते हो। विंडो ऐसा है जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं। इट सेंट्रल एपरेचर इन आयरिस। ये क्या करता है, एपरेचर करता है। कभी भी तुम देखते हो ना, तो कभी चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाई देती, तुम आंखों को थोड़ा सा सिंक करते हो। सिंक करने से वो चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम आयरिस को एडजस्ट कर रहे हो, एपरेचर एडजस्ट कर रहे हो, फोकस को कह सकते हो कि एडजस्ट कर रहे हो। सो इट रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ये क्या करता है, जब तुम आंखों को सिंक करते हो तो आंखों में जो लाइट जा रही है ना, वो कम जाती है। कम जाने की वजह से हो सकता है तुम्हें वो चीज़ें क्लियर दिख रही हो। सो पीपल का एग्जैक्टली वही काम होता है। पीपल ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है तुम्हारी आंखों पे आयरिस के मतलब समझ लो इस चीज़ों को सिंक करने के लिए, जो जिससे कम लाइट अंदर जाए और तुम्हें चीज़ें क्लियर दिखाई दें, या फिर उसको स्ट्रेच करने के लिए, मतलब कह सकते हो कि एंटरिंग ऑफ लाइट को कंट्रोल करके रखता है ये। क्लियर है। आगे बात आती है रेटिना की। एक तरह से देखा जाए तो डेलिकेटेड मेम्ब्रेन है हैविंग द इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो रेटिना एक तरह से देखा जाए तो ये क्या करता है, लाइट सेंसिटिव सेल होती है, जो कि सिंपल सी बात है एक प्रिंट स्क्रीन की तरह वर्क करती है, जिस पे सारी की सारी इमेज आकर प्रिंट होती है। क्लियर है।
अब आता है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। जैसे सपोज कर लो अगर स्ट्रेट पाथ है, मान लो मैं 200 मीटर तक का क्लियर देख ले रहा हूँ, तो मेरा फार पॉइंट क्या हो गया? 200 मीटर का। मतलब एग्जैक्टली एक ह्यूमन जितना भी दूर क्लियरली विजिबल कर सकता है, दैट इज द फार पॉइंट ऑफ दैट पर्सन। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि हमारी फार पॉइंट एग्जैक्टली होती कितनी है, तो हम हमेशा उन्हीं लोगों की काउंट करेंगे जिनकी आईज हेल्दी है, यानी एडल्ट पर्सन हो जाता है जब और उसकी आई बिल्कुल हेल्दी है, इट मीन्स वो इन्फिनिटी तक क्लियर देख सकता है। इसी वजह से हमें मून और स्टार्स दिखाई देते हैं, बिकॉज दैट आर इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे हैं, फिर भी हमें वो विजिबल होते हैं। अब तुम सोचो कि जूम करके मून के सरफेसेस पे जो स्पॉटेड है वो भी दिखाई दे, दैट इज द जूमिंग कैपेसिटी। वो हमारी आइस में नहीं है, हमारी आइस में सिर्फ विजिबिलिटी वाली कैपेसिटी है। बात समझ में आई? तो फार पॉइंट ह्यूमन आई के लिए क्या होता है? हेल्दी एडल्ट ह्यूमन आई के लिए वो इन्फिनिटी है। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी, आई के पार्ट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब एक पर्सन कितनी दूर का और कितने पास का देख सकता है बिल्कुल क्लियर। सो बात करें अगर हम नॉर्मल एडल्ट आई की, यानी हेल्दी एडल्ट आई की, सो उसका विजिबल पॉइंट कितना होता है? 25 मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। कम से कम अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखी है, सो दैट पर्सन इज मच एलिबल टू सी दैट। मतलब सपोज करो अगर मैं अपने हाथ पे कोई पेज लेके पढ़ रहा हूँ, सो मैं अगर यहाँ तक रखूँगा तो 25 सेंटीमीटर की जब डिस्टेंस आएगी ना, वहाँ तक मैं क्लियरली देख लूँगा। अब तुम कहो मैं तो सर यहाँ से भी देख लेता हूँ, बिल्कुल देख लोगे, बट तुम्हारी आँखों पर उस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा, आँखें अफेक्ट होंगी। बट 25 सेंटीमीटर पे तुम्हारी आँखों पे ज़्यादा हार्म या बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा, तुम आराम से इजीली देख सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। मतलब एक ह्यूमन आई की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितनी होती है? इन्फिनिटी। मतलब हेल्दी एडल्ट आई कैन सी मिनिमम 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। मतलब 25 टू इन्फिनिटी तक एक ह्यूमन आई, हेल्दी ह्यूमन आई आराम से विजिबल देख सकती है, सी कर सकती है। क्लियर है? अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक तरह की एबिलिटी होती है, बात समझ में? एक तरह की एबिलिटी होती है आइस के लेंस की, ठीक है, जिसकी वजह से एडजस्ट इस फोकल लेंथ। तो हमारी आइस क्या होती है? जैसे सपोज करो अभी दो चीज़ें हैं, एक मैं ये रख लूँ और एक ये दो चीज़ें रख लूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या है? तुम्हारी आंखों के पास है, ये वाला पॉइंट तुम्हारी आंखों के दूर है। तो ऐसे ही तुम्हारे सामने कोई भी चीज़ पड़ी होगी जो एक पास में और एक दूर है, उन दोनों चीज़ों को एक एक करके देखो। जब तुम एक चीज़ देख रहे होगे तो दूसरी वाली चीज़ तुम्हें ब्लर दिखाई दे रही होगी, और जब पास वाली देखोगे तो दूर वाली ब्लर दिखाई देगी, और दूर वाली देखोगे तो पास वाली ब्लर दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? दैट इज द एग्जैक्टली एकोमोडेशन, क्योंकि हमारी आंखों के पास कैपेसिटी है अपने लेंस को एडजस्ट करने की। जैसे तुम्हारे पास जब तुम फोटो क्लिक करते हो, सो कभी चीज़ें ब्लर दिखती हैं, तुम उस पर स्क्रीन पर टच करते हो मोबाइल पे और चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। होता है ऐसा? एग्जैक्टली होता है एकोमोडेशन में भी। बट हमारी आंखों में कोई भी ऐसा सेंसर नहीं है जिसमें हमें मैनुअल वर्क करना पड़े। आंखें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? आइज जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं। दैट इज द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ आइस। वो आइस की एक एबिलिटी है जिसको साइंस की लैंग्वेज में हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर है एकोमोडेशन क्या होता है? क्लियर है, चलो वेरी गुड। और फोकल लेंथ जो होती है एग्जैक्टली चेंज क्यों होती है? विद द हेल्प ऑफ सेलरी मसल। सेलरी मसल्स की वजह से ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि किस वजह से जो फोकल लेंथ होती है हमारे आइस की वो चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सेलरी मसल्स। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि देखो लेंस कभी हमें दूर देखना होता है, कभी पास देखना होता है। सो यानी लेंस जो है वो दो टाइप से एडजस्ट होता होगा। एक जब लेंस को थिन चीज़ें देखनी होती है, एक जब लेंस को थिक करना होता है। सो देखो सेलरी मसल रिलैक्स हो जाती है कब? जब लेंस थिन होता है। मतलब सेलरी मसल रिलैक्स हो जाती है जिसकी वजह से लेंस थिन हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है। और सेलरी मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से लेंस जो है वो थिक हो जाता है, वाइडर हो जाता है, और जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मतलब ह्यूमन के पास, इसकी आई के पास, हेल्दी आई के पास कैपेसिटी होती है लेंस को सेट करने की दूर या पास के हिसाब से, और दैट इज ऑल डिपेंड ऑन सेलरी मसल्स। डिपेंड करता है वो रिलैक्स कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। रिलैक्स करती है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होता है।
क्लियर है ये चीज़? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मैं याद लर्न कर लेना। इससे 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 या 4, 5 मार्क के क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं ह्यूमन आई का फिगर, और देखते हैं फिगर में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो फिगर देखो, सिंपली वही सारी चीज़ें हमें लेबलिंग करनी है जिसको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो देखो ये है कॉर्निया हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, प्यूपिल ये रहा हमारे पास, आइरिस रहा, आई लेंसेज रहा, और सेलरी मसल्स ऑलरेडी हमारे पास, ये जो रेड कलर की है दैट इज कॉल्ड सेलरी मसल्स। रेटिना जो स्क्रीन होती है सबसे पीछे होता है, ये होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली क्या होता है कि जब सपोज करो ये यहाँ पे ट्री है तो इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है अगर, ठीक है, ट्री ऐसे यहाँ बन रही, तो इस वाले स्पॉट पे ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है सो वो हमें दिखाई नहीं देगी, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मतलब वहाँ पर अगर कोई इमेज बन रही है सो वो ह्यूमन को देख नहीं पाएगा। बात समझ में आई? इसलिए कभी भी हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो जब हम उन्हीं मूवीज़ को दोबारा देखते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें दिखाई देती हैं। होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम पे जब हम उस मूवी को देख रहे हो तो वो वाला जो सीन था, वो वाला जो चीज़ थी, छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो उस ब्लाइंड स्पॉट पे बनी हो, इसी वजह से उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते। क्लियर है? अगली बार से ऐसा कभी भी हो तो समझ जाना उसकी इमेज तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट पे बनी थी। हाँ, बट ऐसा नहीं कि तुम मूवी पे ही ध्यान मत दो, ठीक है? तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है बट वो उसके जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो उसके सेंस है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाते। क्लियर है? अब देखो बात आती है, तो ये ह्यूमन आई का जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लेना। हालांकि आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिगर तुम्हें दे रखा होता है, यहाँ पे लेबलिंग की जगह ए, ऐसे बी और सी करके दे देते हैं और लिख देते हैं लेबलिंग करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई का फिगर और इसके नाम और उनके वर्क, जो कि ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात आती है हमारे पास कि जो ह्यूमन आई में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक कि जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं वो हमारे सिलेबस से हट चुकी है। एक बार मैं हाँ, जो भी हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसका करेक्शन है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है 2021 के लिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट एक ब्रीफ स्ट्रक्चर दे देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब इंसान पास की चीज़ें देख ले, ठीक है, जब इंसान को क्या हो, पास की चीज़ें तो देख ले, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, अगर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। देखो, पास की चीज़ें देख ले एग्जाम से बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं देख पाया सो उस बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब होता है जो पास की चीज़ है वो क्लियरली दिखाई देगी। बात समझना, पास की चीज़ क्लियरली दिखाई देगी। फार साइटनेस का मतलब दूर की चीज़ क्लियरली दिखाई देगी। नियर साइटनेस, पास की चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है और दूर की चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके कॉजेज बहुत सारे हैं। करेक्शन से याद रखना हमें कि कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस का यूज़ कर लेंगे। ये सारा फिगर हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अभी आ नहीं रहा, नॉलेज हम बाद में ले सकते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फॉर साइटनेस, और यहाँ पर क्या होगा कि फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा और बस नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, तो मैं एक ब्रीफ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस तुम्हें समझ में आती चीज़ें तो समझ लो, अच्छा रहता है। अब बात आ गई, दूसरा होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है, ओल्ड एज में जाकर ये होता है। इसमें होता है क्या एग्जैक्टली कि जैसे जैसे पर्सन ओल्ड हो जाता है उसको पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई देना बंद हो जाती हैं, मतलब उसकी आंखों की जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो क्या करता है, जब तुमने देखा होगा जब कभी बूढ़े लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, अदरवाइज वो बहुत पास में ऐसे करके देखते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं, उनको चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है तो जो फोकस उनको कहीं रेटिना पे बनना चाहिए वो पास करने से, फोकल लेंथ कम करने से वो रेटिना पे बनने लगता है, जिसकी वजह से वो दिखाई दे देता है। ठीक है, इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि सेलरी मसल जो है वो वीक हो जाती है एज बाई एज। बात समझ में आ गई? करेक्शन क्या कर सकते हो, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को क्या सुटेबल पावर के साथ यूज़ करना चाहिए, जैसे जिसकी पावर होती है वैसे वैसी चीज़ें वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई यहाँ पे। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेसेस। ठीक है,
कि आइस जो है इसके दो आइस के अब क्या है हमारे पास एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें। तो दो आई के एडवांटेजेस क्या है, सपोज करो एक आई की विजन पावर इतनी है और दूसरी आई भी अगर लगाते हैं तो विजन पावर इतनी हो जाती है। इट मीन्स जो एंगल था ना वो इंक्रीज हो गया। अब इन दोनों लाइन को मैच करके देखो तो अब जो एंगल दिख रहा है हमें ये एंगल दिख रहा है। मतलब दो आई होने से ये होता है कि डिस्टेंस तो हम सेम देखते हैं, बस विड्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो ये होता है फ़ायदा। और आइस के फ्रंट में होने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो पहली बात हमें वाइड फील्ड एरिया मिल जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमें देखने में इजी होता है, हम जिस साइड वॉक करते हैं हमें उसी साइड देखना होता है। ठीक है, दूसरी थर्ड चीज़, दो आई होने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है। जैसे आजकल तुम देखोगे मोबाइल में 2, 3, 4 कैमरेस आते हैं। सो ऐसा क्या था कि एक कैमरे से हम वर्क नहीं कर पा रहे थे, एक कैमरे से भी प्रॉपरली वर्क होती है। इवन डीएसएलआर में देखो एक ही कैमरा आता है, तो लेकिन वो मोबाइल के कैमरे से ज़्यादा डेप्थ देता है ना फोटो में। ऐसा क्यों? फिर 2-3 कैमरे का मतलब क्या है कि वो रियलिटी को शूट करता है। मतलब अलग अलग फंक्शन होते हैं, किसी में ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग कैमरा लगा होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट बेसिकली क्या है, टू आइज का फ़ायदा क्या है कि हमें 3D डायग्राम हमें देख सकते हैं। तुम कोई भी चीज़ देखते हो दैट इज़ ऑल इन 3D। तुम्हें कैमरा अगर देख रहे हो कैमरे का पूरा शेप दिखाई देता है। तुम अगर माउंटेन देख रहे हो माउंटेन का पूरा शेप दिखाई देता है। मतलब उसको 3D में तुम विजुलाइज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? सो ये एडवांटेजेस होते हैं टू आई के या आई के फ्रंट में होने के। अब बात आती है प्रिज्म की, और ये कॉन्सेप्ट जो अब मैं बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। वो भी ये क्वेश्चंस मैक्सिमम 3 या फिर 5 मार्क्स में ही आते हैं। क्लियर है? तो प्रिज्म एग्जैक्टली होता क्या है? प्रिज्म अगर देखा जाए तो पैरामेडिकल मतलब पिरामिडिकल शेप होता है इसका, एक पीस होता है जिस शेप में पिरामिड होता है ना, ये उसी शेप में होता है, ग्लास का होता है और ट्रायंगुलर बेस होता है इसका। अगर हम बेस की बात करें तो ये भी कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। क्लियर है? 3 रेक्टेंगल्स लेटरल सरफेस होते हैं इसमें। तो कह सकते हो कि 3 टोटल सरफेस होते हैं ऊपर के साइड में, एक बेस होता है, बेस भी ट्रायंगल होता है। मतलब हर साइड से ये तुम्हें ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, कंप्लीटली ग्लास का होता है। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो एंगल बनता है ऊपर सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म ग्लास, सिंपल सी चीज़ है। जब कभी भी एक इंसिडेंट रे जाती है, इंसिडेंट रे अगर जा रही है प्रिज्म के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मीडियम चेंज हुआ ना। मीडियम कैसे चेंज हुआ? क्योंकि लाइटर मीडियम से, ये कौन सा मीडियम है, लाइटर मीडियम, और प्रिज्म के अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब कोई चीज़ जाती है सो वो कहाँ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। यानी जहाँ इस लाइन को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहीं वो इस डायरेक्शन में मूव हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है हमारी। तो लाइटर से डेंसर जब जाती है, तो लाइट वाले चैप्टर में मैंने बताया था, लाइटर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और वही अगर डेंसर से लाइटर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। कोई भी लाइट अगर लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है सो ये कहाँ जाती है, इस केस में कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। बट अगर यही अपोजिट होता है तो सीधे सीधे अपोजिट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। सो ये प्रिज्म में एक लाइट, हमने लाइट को थ्रो किया, लाइट पास होके नॉर्मल से अट्रैक्ट होके हुए उधर की तरफ गई, और फिर ये क्या हुआ, प्रिज्म से बाहर निकलने लगी। प्रिज्म से जैसे ही ये बाहर निकली तो इसको एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि मीडियम डेंसर टू लाइटर हो गया अब। सो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी इस तरह गई, तो ये इसका पूरा पाथ बन गया। अब एग्जैक्टली अगर इसका पूरा पाथ देखो तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज कर देता हूँ। यस, ये है इसका पूरा पाथ कि इंसिडेंट रे कैसे प्रिज्म के अंदर 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है और अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है। एंड द लास्ट वन विल बी इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज होने के बाद आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। ये प्रिज्म में ही होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? वेरी गुड। अब बात आती है प्रिज्म की कि एग्जैक्टली हम प्रिज्म का यूज कर क्यों रहे थे। तो देखो, प्रिज्म जब हम ऊपर यूज कर रहे थे तो हमने एक लाइट को थ्रो किया था, उसके पाथ को देखा था। अब बट लाइट के अंदर, लाइट किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। हालांकि मैंने लाइट वाले चैप्टर में बताया था
लाइट किस कलर की होती है? वाइट कलर की। बट इसमें एग्जैक्टली कितने कलर्स मिक्स होते हैं? 7 कलर्स मिक्स होते हैं। 7 कलर्स कौन से होते हैं? रेनबो वाले कलर्स होते हैं। मतलब वाइट लाइट के अंदर 7 रेनबो कलर्स होते हैं। और यही रीज़न है कि जब कभी भी लाइट रहती है तभी हमें चीज़ें कलरफुल दिखाई देती हैं। अदरवाइज लाइट बंद होने पे, अंधेरा होने पे हमें हर चीज़ डार्क कलर की दिखाई देती है। क्योंकि हर वो कलर्स किस पे डिपेंड होते हैं? सिवाय ब्लैक कलर के वो लाइट पे डिपेंड होते हैं। सो जब कभी भी हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं, मतलब वाइट लाइट को पास करेंगे, चाहे वो सनलाइट ले लो या फिर तुम टॉर्च ले लो या फिर बल्ब ले लो, कोई भी लाइट को पास करेंगे, सो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब ये सातों पार्ट को अगर हम आगे जाके मेजर करें तो मिलेंगे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर। और यही कौन से कलर हैं? विबग्योर कलर। और याद रखना, विबग्योर हमेशा प्रिज्म में डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में विबग्योर। यही कौन से कलर्स होते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं रेनबो कलर्स। रेनबो कलर्स। बात समझ में आ गई? रेनबो कलर्स क्या होते हैं? सिंपल सी चीज है, कभी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराओ, सो हाँ तुम्हें 7 लाइट्स मिलेंगी एंड दीज 7 लाइट्स आर डाउन टू अप देखा जाए तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर टॉप टू बॉटम देखें सो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। बट वॉयलेट नीचे लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला है विबग्योर। ओके, सिंपल सी चीज़ है। यानी यही वो रीजन है जिसकी वजह से एक रेनबो वगैरह फॉर्म होते हैं। रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो भी मैं भी बताऊंगा। बात समझ में आ गई? अब एक सिंपल सी चीज़ देखो, कभी भी लाइट को लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर हम डाल रहे हैं सो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेनबो में। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ स्क्रीन कलर फॉर्म ड्यू टू द डिप्रेशन। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली वो चीज़ होती है जब हम लाइट को पास करते हैं, वाइट लाइट को, और वो 7 लाइट्स में, मतलब एक अगर हम इसकी जगह जो मैंने सीट लगाई थी इसकी जगह हम वाइट सीट लगा दें तो वाइट सीट में वो 7 कलर्स फॉर्म होंगे। ये 7 कलर्स की जो स्ट्रिप बनती है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर है? वेरी गुड। और ये जो मैंने विबग्योर बताया था, ग्रुप ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ऑल कलर्स, इन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। एक्रोनिम एग्जैक्टली होता क्या है? ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। क्लियर है? वेरी गुड। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अभी हमारे क्लास सिलेबस में कोई यूज नहीं, इसका क्लास यूज होगा क्लास 12th में। ओके, अब देखो इसमें जो रेड कलर सबसे टॉप पे होता है और वायलेट कलर जो सबसे नीचे होता है, तो रेड कलर जो होता है लीस्ट डेविएटेड होता है और वायलेट कलर की अगर हम बात करें तो मोस्ट डेविएटेड होता है। रेड कलर लीस्ट डेविएटेड होता है, जिसकी वजह से तुम कभी भी जूस स्टॉल पे देखोगे वो हमेशा उनका सरफेस जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि वो हीट को बहुत ज़्यादा कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लार्जेस्ट कह सकते हो या फिर लॉन्गेस्ट कह सकते हो। और अगर वही वॉयलेट कलर की बात करें तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलो, एंड आई थिंक मेरा कैम बंद हो गया, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यस, आई एम विजिबल नाउ। सो चलो देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक चीज़ें तो क्लियर हो गई कि रेनबो क्या होता है, ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है। अप्रॉक्सीमेट सब कुछ सिलेबस में क्लियर हो गया। जो 30% सिलेबस का रिड्यूस था वो हमने हटा दिया था। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के कि एग्जैक्टली ये जो हम विबग्योर वाला चीज़ पढ़े, ये जो हमने प्रिज्म पढ़ा, इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो तुम्हारी बुक्स में भी देखोगे ट्विंकल क्यों स्टार करते हैं, स्काई क्यों ब्लू दिखता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन द व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू द ग्लास। अब ये स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली बनता क्यों है? क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सारे कलर्स व्हाइट कलर में ही मिक्स होते हैं। सो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये अपोजिट भी होती है। जब तुम एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को फॉर्म करते हो, व्हाइट लाइट को इंजेक्ट करते हो, तो दूसरे साइड क्या मिलता है? 7 कलर्स मिलते हैं। बट एक प्रिज्म के अंदर अगर तुम उन्हीं 7 लाइट को अगर पास कराओगे सो तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलेगा? व्हाइट लाइट मिलेगा। सो देखो यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर होती है, यहाँ हमें 7 कलर के स्पेक्ट्रम मिल गए, लाइट ऑफ 7 कलर, और फिर इन लाइट को हमने क्या किया? एक दूसरे प्रिज्म से थ्रो किया। सो यहाँ पर स्क्रीन पे हमें क्या मिला? व्हाइट लाइट।
बात समझ में आ गई? तो व्हाइट लाइट को थ्रो करने पे 7 लाइट्स मिलती है जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइट के अंदर 7 कलर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं और वो 7 कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वो व्हाइट कलर को फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। तुम्हें पता ही है नोट्स कहाँ मिलेगी, नोट टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। नीचे देखो बॉटम में टेलीग्राम का लिंक भी आ रहा है और इवन तुम अगर लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो सो यू मस्ट गो www.infalvastudy.com। वहाँ पर 2 डेज़ की डेमो क्लास भी तुम्हें फ्री में ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। छोटा सा फॉर्म है, सबमिट कर देना, डेमो क्लास तुम्हारी बुक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेफर्ड अ व्हाइट लाइट। एग्जैक्टली व्हाइट लाइट होती क्या है? सो इसका आंसर एग्जैक्टली तुम लिखोगे एनी लाइट दैट फॉर्म्स द स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट द सनलाइट इज रेफर्ड एज द व्हाइट लाइट। तुम सपोज करो तुम येलो लाइट होती है हमारे पास, व्हाइट लाइट होती है, तुम अगर व्हाइट लाइट को जलाते हो किसी प्रिज्म के सामने और तुम्हें 7 कलर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो वो क्या है? वो व्हाइट लाइट नहीं है। व्हाइट लाइट वो लाइट होती है जो एग्जैक्टली सनलाइट की तरह तुम्हें 7 लाइट्स प्रोवाइड कर दे। क्लियर है? तो ये 1 मार्क में कभी कभी पूछ सकते हैं, सिंपल सा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इनको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये जो चीज़ें ऊपर थी ना ये हमारे काम की नहीं है, बट इनके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो काम की हैं, तो उनको हम अभी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइट होती है वो हमेशा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। एंगल भी जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर एंगल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो क्रिटिकल एंगल की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ विच द एंगल ऑफ रेफरेंस इज 90 डिग्री। रेनबो क्या होता है? नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये मतलब नेचर की वजह से 7 कलर्स जब हमें मिलते हैं सनलाइट में यानी स्काई में 7 कलर्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनबो। क्लियर है? अब देखो रेनबो फॉर्म क्यों होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सन से व्हाइट लाइट मिलती है, हमें पता है। व्हाइट लाइट जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल में वाटर ड्रॉप्स होते हैं और ये सनलाइट जब वाटर ड्रॉप्स में जाती है सो ये क्या हो गया? लाइटर मीडियम से वाटर ड्रॉप्स यानी डेंसर मीडियम में गया और लाइटर से जब डेंसर में चीज़ें जाती हैं सो हमें 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ? ठीक वही काम हुआ जो प्रिज्म में हो रहा था। 7 लाइट ट्रांसमिट होकर हमें मिलती है जिसमें से विप क्योर देखो हमें मिल जाता है और इसी वजह से हर ड्रॉप से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हर वाटर ड्रॉप्स में जब ये रिफ्लेक्शन होती है तो एक बड़ा सा रेनबो हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी रेनबो में प्रिज्म की जगह कौन काम कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स काम कर रही हैं। क्लियर है? इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मेनली ये सारी चीज़ें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपरेंट फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ सन डिस्क, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि एटमॉस्फेयर में नेचुरली कभी ना कभी रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस होता रहता है जिसकी वजह से कभी स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। सन जब तक राइज नहीं हुआ रहता है तब भी वो राइज होता दिखाई देता है। सनसेट हो जाता है उसके बाद भी हमें सन दिखाई देता है कभी कभी। कभी कभी क्या नेचुरली जब प्लेन सरफेस होता है और क्या कहते हैं रेनबोज फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें कब किस वजह से होती हैं? एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो देख लेते हैं स्टार्स ट्विंकल करते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं। देखो एग्जैक्टली ये स्टार्स की पोजीशन ये वाली है, ठीक है, बट अर्थ में बहुत सारी लेयर्स हैं और सबके अलग अलग मीडियम में, कुछ लाइटर हैं कुछ डेंसर हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग गैसेस का लेयर बना हुआ है। तो सन की लाइट जब आती है तो वो रिफ्लेक्ट होते होते आती है, यानी सन की लाइट नहीं, स्टार्स की लाइट, तो वो हमें एग्जैक्टली यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। तो हम जब इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टार इस पोजीशन पे है, क्योंकि हमें तो लगेगा कि जहाँ मुझे दिख रहा है वहीं पर है, बट एग्जैक्टली उसकी पोजीशन अपने शिफ्ट से थोड़ी सी अलग होती है और इस वजह से हमें ट्विंकल्स जो हैं वो स्टार करते हुए दिखाई देते हैं या फिर अपनी पोजीशन से चेंज पोजीशन पर भी दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? पता चल गया स्टार जो होता है वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्यों दिखता है या फिर ट्विंकल क्यों करता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, और हम थर्ड देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, ये अर्थ है, सिंपल सी चीज़ देखना, ये अर्थ है, ठीक है,
ये सन अभी राइज हो रहा है, सन ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी राइज हुआ नहीं है, ये ह्यूमन यहाँ पे खड़ा है, तो अगर ये ऐसे देख रहा होगा तो इसको सन देखो दिखाई नहीं देगा, बट सन की लाइट तो ऐसे ऐसे जा रही होगी ना, तो सन की लाइट जब यहाँ पे जाती है तो ये इसका नॉर्मल यानी टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मूव कर देता है, और जब टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मूव करेगा तो सन की जो लाइट है वो यहाँ पर खड़े हुए पर्सन की आंखों में आएगी, और इसको लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमें तो पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या होगा, ये सन जो है वो यहाँ पर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, मतलब सनराइज नहीं हुआ है बट फिर भी हमें वो सन दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? या फिर कह सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही सन जो है जब तक राइज नहीं हुआ रहता है फिर भी हमें वो दिखाई देता है। क्लियर है? वही अगर सनसेट की बात करें तो सनसेट सपोज करो सेम यही सिचुएशन है, सनसेट यहाँ पे आ चुका है, सन ऑलरेडी डूब चुका है, बट इसकी लाइट तो अभी भी थ्रो हो रही है ना, तो इसकी लाइट जब यहाँ पे थ्रो होती है तो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस है जिनकी वजह से चेंज होकर ये हमें आइस पर आती है, और हमें लगता है कि सन अभी सनसेट नहीं हुआ है। मतलब बीच पर जाकर जब तुम आखिरी सनसेट देखते हो इट मीन्स वो ओरिजिनल सनसेट नहीं है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज इमेजिनरी सनसेट। बात समझ में आई? वो एग्जैक्टली सनसेट नहीं होता और ना ही वो सनराइज होता है, वो डीले सनसेट और अर्ली सनराइज वाला कॉन्सेप्ट ही होता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एडवांस सनराइज या फिर डीले सनसेट। क्लियर है? दोनों ही फिनोमिना के पीछे कौन वर्क करता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्क करता है। क्लियर है? अब बात आती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो कभी कभी ये स्टार्स है, ये लाइट यहाँ पर आई बट यहाँ पर ये क्या हो गई, डेंसर मीडियम हो गया, तो कभी कभी इसकी लाइट नहीं आ पाती, बीच बीच में गैप्स हो जाते हैं। हालांकि लाइट स्टार्स जो है वो कंटिन्यूसली चमकते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्लिंक करते हैं, वो कंटिन्यूसली चमक रहे हैं, बट उनसे जो लाइट हमारी आइस तक आ रही है ना, वो कंटिन्यूटी उनकी टूट जाती है, बीच बीच में ये क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। क्यों गैप हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेचुरल रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो लाइट है उसकी कंटिन्यूसली नहीं मिलती है, और कंटिन्यूसली नहीं मिलती तो हमें लगता है कि वो धीरे धीरे ट्विंकल कर रहा है, या फिर जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये सारी नोट्स में सारी बातें लिखी हैं, तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करना है वो तुम्हें नोट से पता चल जाएगा। नोट्स तुम्हें नीचे दिए हुए इसी स्क्रीन पे नीचे देखो मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम्हें सारी नोट्स और सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हैं। वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल? प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं है, और जिसके पास लाइट नहीं है उसकी लाइट पास नहीं होगी, लाइट पास नहीं होगी तो लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट में चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट मीन्स जब लाइट ही नहीं है तो लाइट पास भी नहीं होगी और वो ट्विंकल नहीं करते। क्लियर है? बात आती है स्कैटरिंग इफेक्ट की। तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी स्कैटरिंग कब पता चलती है लाइट की? जब पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल ही कह सकते हो। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कभी लाइट एक छोटे से होल से पास होती है, छोटे से प्लेस से पास होती है, सो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड होते हुए दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? ये कभी कभी घरों में जब छोटा सा दरवाजे के पतले से होल खुले होते हैं वहाँ से भी दिखाई देता है, या फिर जंगलों में प्लांट्स या पेड़ के बीच में से जो लाइट आती है तो ये इफेक्ट वहाँ भी दिखाई देता है, फॉरेस्ट वगैरह में। क्लियर है? चलो अब बात आती है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। एक सेकंड में देख लूँ बस ये सिलेबस में है या नहीं। चलो ठीक है। तो एग्जैक्टली कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। एग्जैक्टली होता क्या है? इफ द पार्टिकल्स इज वेरी फाइन, पार्टिकल जो है बहुत छोटा है, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट। मतलब जब पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े में होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसमें ही वो स्कैटर करते हैं। सो मीडियम साइज जो पार्टिकल होता है वो स्कैटर करते हैं रेड कलर में, क्योंकि इनकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है, और इवन लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल द लाइट कलर। इसी वजह से जब तुम टिंडल इफेक्ट में पार्टिकल्स को देखते हो तो वो कलरफुल दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स ब्लू कलर के होंगे, थोड़े से मीडियम पास पर पार्टिकल्स होंगे वो रेड कलर के, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कलर में शो होते हैं। क्लियर है?
और यही रीज़न है कि जो वॉयलेट कलर है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है रेनबो में भी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर। जो डेंजर साइन होता है वो हमेशा रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया ना, रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, क्योंकि रेड जो होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है। इसमें इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत दूर तक ही दिखाई देती है, चाहे वो फोग हो, स्मोक हो, कैसा भी वेदर सिस्टम हो, रेड कलर हमेशा अपीयर होता है। क्लियर है? इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस से भी सामने रेड कलर दिखाई देते, इसीलिए हम डेंजर के लिए रेड कलर का यूज करते हैं। सेकेंड चीज आती है, वाई डू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। जब क्लियर डे होता है सो स्काई का कलर हमेशा ब्लू क्यों दिखाई देता है? द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। बात समझ में आई? जो सबसे अपर लेयर ऑफ पार्टिकल्स है ना, उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। तो वहाँ पर क्या होता है, जब स्कैटरिंग होती है लाइट की, तो जो वॉयलेट कलर है, जो ब्लू कलर है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। इसी वजह से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लू से ज़्यादा होती है, मतलब ब्लू होता है, इसीलिए उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लू कलर में दिखाई दे देती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो सिंपल सा आंसर तुम क्या लिखोगे, द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज। These particles are more effective in scattering of the light of strong wavelength, mainly blue than large wavelength. So the sky appears blue. Simple सा आंसर है, लिख दोगे आराम से, तुम्हें जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। बेसिकली ये 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How does the sky appear to an astronaut in the space or the passenger of jet plane flying at high altitude? जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्काई जो होता है वो क्यों नहीं दिखाई देता? मतलब जब हम कभी स्पेस में चले जाते हैं, जब कभी एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्काई दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि स्काई क्या है, एग्जैक्टली जो अपर लेयर है उसके पार्टिकल्स इतने फाइन है कि वो लाइट के स्कैटरिंग होने पर ब्लू अपीयर होते हैं। तो एग्जैक्टली स्काई नाम की चीज़ तो कोई होती ही नहीं है। इट मीन्स आंसर क्या लिखोगे, द स्काई वुड अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट्स in the space of scatter is not very prominent at such high altitude due to absence of particles। बात समझ में आई? इसी वजह से जब वो ऊपर से देखते हैं तो उनको स्काई जो होती है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्लेन वगैरह में, तब भी हमें वो हाई ब्लैक कलर की अपीयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्लाउड्स जो होते हैं वो हमेशा वाइट क्यों दिखाई देते हैं? क्लाउड आर फॉर्म वेयर बाय वाटर वेपर। ये तो सबको पता है, क्योंकि जब वाटर वेपर में हीट ज़्यादा होती है तो वेपर्स ऊपर जाते हैं और वो क्लाउड को फॉर्म करते हैं। तो वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स। ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड कलर्ड अपीयर वाइट। तो जितने भी सारे कलर्स हैं जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो वाटर वेपर से मिलते हैं, और वाटर से जब सारी की सारी लाइट्स आती हैं तो कौन सी लाइट मिलेगी? ठीक वही अपोजिट ऑफ प्रिज्म वाला केस हो गया कि प्रिज्म में अपोजिट डायरेक्शन में जब सारी लाइट जाती है तो हमें व्हाइट कलर मिलता है। सो इसी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं उनका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय जो कलर होता है वो सन का, वो रेड क्यों दिखाई देता है? तो आंसर तुम क्या लिखोगे, देखो, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड। During sunset and sunrise, the sun is near horizontal, and therefore the sunlight has traveled the large distance in atmosphere। वो बिल्कुल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पे होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो जितनी भी ब्लू लाइट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्कैटर अवे हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं पार्टिकल से। एंड द लाइट ऑफ लार्ज वेवलेंथ विच आर आवर आई। और जो लार्ज वेवलेंथ की जो कलर्स हैं वो ही हमें मिल पाते हैं, और सबसे ज़्यादा लार्ज वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है। दिस इज वाई द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड टाइम ऑफ सनसेट। एंड आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एंड दिस चैप्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जाम और ह्यूमन आई एंड
कलरफुल वर्ल्ड का कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट इन द फास्ट ट्रैक सीरीज हैज़ बीन ऑलरेडी डन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सॉल्व करा दिए एंड आई होप तुम सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये पूरा का पूरा सेशन तुम्हें कैसा लगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझो, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझो। और नोट्स के लिए नीचे देखो लेफ्ट साइड में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ तुम्हें कंप्लीट नोट्स और लेक्चर मिल जाएगा। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा इसके बाद ही तुम्हें नोट्स वहाँ पर मिल जाएगी। सो आई होप तुम सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जरूर से जरूर शेयर करना क्योंकि हमें जल्द से जल्द 10K की फैमिली में शामिल होना है। एंड आई होप तुम पूरी तरह से मेरा सपोर्ट करोगे फॉर द फैमिली ऑफ 10K। So thank you so much for watching this video. I am Surya Prakash right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.